सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का लेक्चर नंबर 2। आई होप आप सबने लेक्चर नंबर 1 को बहुत इंजॉय करा। जल्दी से जाकर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस लगाओ और लेक्चर नंबर 1 जो था उसके बारे में एक छोटी सी लाइन, एक छोटा सा वर्ड जो भी तुम्हें उसके बारे में लगा हो, वो अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी बात लिखना चाहो उसके बारे में जरूर लिखना। अपने नाम की प्रेजेंट लगा दो और लिख दो कि लास्ट लेक्चर, दैट वाज लेक्चर नंबर 1, कैसा लगा आपको। क्या आपको पसंद आया कि यार एसेट्स, एक्चुअली में एसेट्स का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है। आज इसी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट नंबर 2 करेंगे। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख देना। साथ ही में अगर आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम सारे के सारे नोट्स वहां पे शेयर करते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर हम हर लेक्चर के बाद आपके लिए एमसीक्यूज पोस्ट करते हैं, सो दैट आप इजीली अच्छे से एमसीक्यूज को अच्छे से अपने कर पाओ, क्योंकि फाइनल पेपर में 20 नंबर के एमसीक्यू हर सब्जेक्ट के आने ही आने हैं। ठीक है जी, तो शुरू करें लेक्चर नंबर 2 ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रिसिप्ट का क्या मतलब होता है। रिसिप्ट का मतलब आप लोग जानते भी होंगे, रिसिप्ट का मतलब होता है कि पैसा रिसीव हो जाना। बिल्कुल सही बात है, रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा रिसीव हो जाना। बट जब हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बात करते हैं तो यहां पे रिसिप्ट का मतलब थोड़ा इन डेप्थ समझना जरूरी है, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत सारी अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो देखो, रिसिप्ट का अच्छे से मतलब जानते हैं। यह बात हम सबको पता है फिर से कि रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा रिसीव होना। अकाउंटेंसी में जब भी हम बात करते हैं, हम यहाँ पे दो चीजें कहते हैं कि रिसिप्ट का मतलब है पैसा रिसीव होना, या अभी रिसीवेबल है कि मतलब रिसीव कल को होना है, या आपने काम तो कर दिया जो काम था, लेकिन उसके लिए भी पैसा रिसीव होना रहता है। तो पहली चीज तो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है कि इसके अंदर क्या क्या आता है। अमाउंट रिसीव्ड भी आता है एंड अमाउंट रिसीवेबल भी आता है। ठीक है, रिसीवेबल भी आता है, अमाउंट रिसीव हो चुका है या अमाउंट रिसीव होने वाला है, मतलब कि ऐसा ट्रांजैक्शन आपके बीच में हो गया है जिससे आपको कल को पैसा रिसीव होने वाला है। ये दोनों ही क्या है, रिसिप्ट। तो बड़ी बेसिक सी बात है। काम की बात यह है कि कुछ रिसिप्ट तो ऐसी होती हैं जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रिलेटेड होती है, और कुछ रिसिप्ट ऐसी होती है जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर विद्यम का काम है कि अपने कोर्सेज सेल करना, कोर्सेज सेल करके जो पैसा आया वो अलग तरीके की रिसिप्ट है। लेकिन हमारा एक लैपटॉप पुराना हो गया था, हमारा एक कैमरा पुराना हो गया था, हमारी एक स्क्रीन पुरानी हो गई थी, हमने इसको सेल कर दिया, पैसा तो तब भी आया, लेकिन ये अलग तरीके की रिसिप्ट है, वो अलग तरीके की रिसिप्ट है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि कुछ रिसिप्ट्स, क्या बोला कि कुछ रिसिप्ट्स क्या होती हैं, रिलेटेड होती हैं किससे मेरी जान, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से। किससे रिलेटेड होती है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से, कि जिस चीज का तुम्हारा बिजनेस है उससे रिलेटेड। जैसे कि विद्यम के द्वारा कोर्सेज सेल करना, जैसे कि जूते की दुकान के द्वारा शूज सेल करना, जैसे कि हल्दीराम के द्वारा स्वीट्स एंड स्नैक्स सेल करना। ये सारी चीजें क्या है, उनके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की चीजें हैं। इससे भी रिसिप्ट होगी, इससे भी पैसा आएगा। बट कुछ रिसिप्ट्स क्या होंगी, कुछ रिसिप्ट्स क्या होंगी, नॉट रिलेटेड टू नॉर्मल कोर्स, जो कि नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं होंगी। जैसे कि मैंने क्या बोला, विद्यम के द्वारा पुराना लैपटॉप सेल कर देना, हल्दीराम के द्वारा उनका फर्नीचर सेल कर देना। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, जो नॉट रिलेटेड टू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इन्हें हम कुछ और बोलते हैं, उन्हें हम कुछ और बोलते हैं। ऐसे रिसिप्ट्स जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, रिवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। और ऐसे रिसिप्ट्स जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन रिसिप्ट तो फिर भी है, पैसा तो फिर भी आ रहा है, अमाउंट तो रिसीव हो रहा है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, अलग अलग क्यों किया, आपने हमें क्यों तोड़ा, सारी रिसिप्ट्स को दो भागों में क्यों तोड़ा, ध्यान से सुनो। ये रिसिप्ट्स काम आती है टू डिटरमिन प्रॉफिट लॉस। किस लिए बेटा काम आएंगी ये, प्रॉफिट लॉस को डिटरमिन करने के काम आएंगी।
एक बात बताओ, विद्यम ने क्या करा, इस साल 1 लाख के कोर्सेज बेचे और 40,000 अपने टीचर्स को सैलरी दी, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख माइनस 40,000, 60,000। मैं कहूं कि विद्यम ने इस साल 1 लाख के कोर्सेज बेचे और 20,000 का लैपटॉप बेच दिया, तो क्या ये जो लैपटॉप से इनकम आई है मेरे प्रॉफिट का हिस्सा बनेगी? कभी नहीं बनेगी। तो ये मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं बता सकती। मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना या प्रॉफिट लॉस का स्टेटस जानना, उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू रिसिप्ट को कंसीडर करता हूं, जो मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। फिर कैपिटल रिसिप्ट क्यों लिखते हो भैया? अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी, लैपटॉप बेचा 20,000 आए, उसके खाते तो बनाने पड़ेंगे। तो ये जो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं, ये किस काम आती है? ये किस काम आती है? ये आती है इस काम टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट लायबिलिटी का स्टेटस। इनकी वजह से होता क्या है राजे? एसेट लायबिलिटी का स्टेटस चेंज होता है। अगर तुमने एक एसेट बेच दी अपने, तुमने एक लैपटॉप बेचा 20,000 का, उसके बदले तुम्हें कैश मिला, तो इसकी वजह से क्या हुआ? एसेट लायबिलिटी का स्टेटस चेंज हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रिसिप्ट 2 तरीकों की होती है, कुछ होती है नॉर्मल कोर्स से रिलेटेड, कुछ होती है नॉर्मल कोर्स से रिलेटेड नहीं होती है। जो नॉर्मल कोर्स से रिलेटेड होती है उन्हें मैं रिवेन्यू रिसिप्ट बोलता हूं, जो नॉर्मल कोर्स से रिलेटेड नहीं होती उन्हें मैं कैपिटल रिसिप्ट बोलता हूं। फिर इनको बांटा क्यों? इसलिए बांटा क्योंकि इन रिसिप्ट्स का तो हम यूज करेंगे टू डिटरमिन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस, और इन रिसिप्ट्स का हम यूज करेंगे टू डिटरमिन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। और हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में ये 2 चीजें जाननी बहुत जरूरी होती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। एम आई क्लियर टू यू? कोई नहीं बताएगा ये बातों में, पक्की बात है। चलो जी अब देख लेते हैं, जल्दी जल्दी रीड आउट कर लेते हैं क्या चीजें लिखी गई हैं। कहते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर द इनकम्स दैट अ बिजनेस अर्न्स ड्यूरिंग इट्स नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज। नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में करता है। These include things like sale of goods बेचना, फीस रिसीव्ड, कमीशन अर्न्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारी चीजें आती है। These are the regular and recurring in nature, ये रेगुलर एक्टिविटीज होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्लूड बोथ अमाउंट रिसीव्ड एंड रिसीव्ड। मैंने पहले ही बोला दोनों चीजें आती है, चाहे रिसिप्ट हो गया है चाहे रिसीव होना रहता है। कैपिटल पे आ जाओ। कैपिटल रिसिप्ट्स आर द अमाउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम सोर्सेज दैट आर not the part of regular business activities, regular business operations. For example, money received from owner, मालिक ने पैसा डाल दिया है ना, मालिक ने कैपिटल लगा दिया, लोन ले लिया आपने कहीं से, तब भी पैसा तो आएगा। या मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग अ फिक्स्ड एसेट लाइक फर्नीचर लैंड, आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेच दी तो इससे भी पैसा आएगा। लेकिन ये सारी चीजें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं होती है। मेरा बिजनेस इस चीज का नहीं है कि मैं बैठकर लोन लेता रहूं बैंक से, लेकिन मैंने लोन ले सकता हूं, तो उस तरीके के रिसिप्ट को क्या बोलूंगा मैं? कैपिटल रिसिप्ट बोलूंगा। तो ये होती क्या है बेटा? नॉन रिकरिंग होती है, बार बार नहीं होती है। इसके अंदर भी आता दोनों चीजें, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आता है। ये बताती क्या है? ये मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पे अफेक्ट डालती है। ये क्या करती है? मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पे अफेक्ट डालती है। और ये क्या करती है? मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट डालती है। बात आती है एक्सपेंडिचर्स की, खर्चों की। वहां क्या बात की थी हमने? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। यहां क्या कहेंगे हम? अमाउंट पेड और पेबल। एम आई क्लियर टू यू? रिसिप्ट क्या होती है? पैसा आ रहा है। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? पैसा जा रहा है। तो हम एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे? अमाउंट पेड और पेबल। या दे दिया है या देना रहता है, दोनों ही चीजें क्या आएंगे? एक्सपेंडिचर्स में आएंगे। फिर से खर्चे भी उन्हीं तरीकों से 2 तरीकों के हो सकते हैं। क्या कहेंगे हम? कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। हाँ कि ना? और कुछ खर्चे कैसे होते हैं मेरे बेटा? कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, जिस चीज का तुम्हारा बिजनेस नहीं है। नॉट रिलेटेड टू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स, अरे कौन सी स्पेलिंग लिखी? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक। अच्छा, ऐसा कुछ एग्जाम्पल बताओ भैया। सुनो, विद्यम ने टीचर्स को सैलरी दी, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस है। विद्यम ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा अपने फीस का, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है कि नॉर्मल है? अब ये बिजनेस का खर्चे है हमारे। रेंट दिया, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस है। अच्छा, ये सारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। एसी लगवा लिया,
नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ये है बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए जरूरी है, लेकिन रिकरिंग नहीं है, हर महीने नहीं लगवाओगे तुम एसी। तुमने क्या करा, तुमने अपना कोई लोन था वो पे बैक कर दिया, तुमने किसी से लोन ले रखा था उसको पे बैक कर दिया, पैसा तो गया, एक्सपेंस तो हुआ, पैसा तो गया, बट वो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है कि लोन्स रीपे करना। तो वो क्या हो जाएंगे, आपके ऐसे खर्चे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बोला, सैलरी देना इंप्लॉइज को, रेंट देना, अपने परचेजेस करना। परचेजेस का मतलब होता है कि गुड्स खरीदना। जो मान लो अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का बिजनेस है, कपड़े की दुकान है, तो जो कपड़ा खरीद के लाए हो वो खर्चा क्या है बेटा, आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का ऑपरेशन का खर्चा है। इसका क्या है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आपने काउंटर बनवा लिया, क्या हर रोज काउंटर बनवाओगे, आपका बिजनेस ही काउंटर बनवाने का है, नहीं है ना। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीद ली। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, अगर आपने कोई बैंक लोन रीपे कर दिया मेरे बच्चे, तो भाई क्या हुआ, तो क्या हुआ, बैंक लोन रीपे करा, खर्चा तो है, बट वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा भैया फिर बताओ ना, काम कहां पर आते हैं, काम कहां पर आते हैं, ये किस लिए आएगा, ऐसे खर्चे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, किस लिए काम आएंगे, इससे आप पता लगाओगे कि मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, अगर मेरे बिजनेस को देखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हो, तो मैं कहूंगा कि मैंने 1 लाख के कोर्सेज सेल करे, 40,000 सैलरी दी, 10,000 रेंट दिया, 10,000 इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, 40,000 प्रॉफिट हो गया। अब मैं ये थोड़ी गिनूं कि मैंने किससे लोन ले रखा था, मैंने 40,000 का लोन उतार दिया तो मैं उसको लॉस मान लूं ना। वो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करने वाली चीजें हैं, ये मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करने वाली चीजें। तो मैं क्या निकालूंगा, टू फाइंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब कि प्रॉफिट लॉस जानने के लिए राज्य में क्या करता हूं, इसका यूज करता हूं। और इसका यूज किस लिए करता हूं, इसका यूज किस लिए करता हूं, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। एम आई क्लियर टू यू, एम आई क्लियर टू यू, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो जल्दी से पढ़ें डेफिनेशन। तो कहते हैं कि एक्सपेंडिचर्स 2 तरीके के होते हैं। पहला कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, दिस इज द मनी स्पेंट ऑन डे टू डे रनिंग ऑफ अ बिजनेस। डे टू डे रनिंग पे जो खर्चा किया जाता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस का, फॉर एग्जांपल सैलरी देना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, रिपेयर्स देना, दीस एक्सपेंसेस आर रेगुलर, ये रेगुलर होते हैं एंड आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो तो वहां पे इनका यूज करते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, दिस इज द मनी स्पेंड ऑन बाइंग फिक्स्ड एसेट्स। कहा था ना, फिक्स्ड एसेट खरीदना, लाइक बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब खरीदने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो। या फिर बैंक लोन की रीपेमेंट करने को क्या बोलते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो। दीज एसेट्स आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर मेनी ईयर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इज द बैलेंस शीट। ये कहां जाता है, बैलेंस शीट में। भी आपको बैलेंस शीट के बारे में नहीं पता, आप ये लिख सकते हो, दिस हेल्प्स टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर देते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जिनका फायदा 1 साल के लिए ही मिले, और ये ऐसे खर्चे जिनका फायदा 1 साल से ज्यादा के लिए मिले। एक और तरीका क्या है कि ऐसे खर्चे जिनका फायदा 1 साल के लिए मिले तो उन्हें आप रेवेन्यू बोल दोगे। क्यों, मतलब 1 साल में उनके फायदे खत्म हो जाएंगे, तो मतलब नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस की एक्टिविटी हुई वो। ऐसे खर्चे जिनका फायदा 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा तो वो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए नहीं होंगे वो खर्चे, तो उन्हें आप क्या बोलते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो। दोनों तरीकों से आप डेफिनेशंस लिख सकते हो। ठीक है, ये बेहतर है जो यहां लिखी हुई है। फिर आती है एक और इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अब बहुत ध्यान से सुनना, कोई आपको बोले रिसिप्ट, तो रिसिप्ट के अंदर 2 चीजें आती है राज्य, क्या क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। कोई आपको बोले एक्सपेंडिचर, तो राज्य एक्सपेंडिचर के अंदर 2 चीजें आती है, क्या क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। What is the meaning of revenue and expense? रेवेन्यू और एक्सपेंस का क्या मतलब होता है। रेवेन्यू आप बोलते हो जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। रिसिप्ट 2 तरीके की, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो उनमें जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं पर्टिकुलरली, उनको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। इस तरीके से एक्सपेंडिचर 2 तरीके के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों में से जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको आप क्या बोल देते हो, एक्सपेंस बोल देते हो। समझ रहे मेरी बात। तो बेसिकली जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन से आपको इनकम अर्न होती है, क्या लिखा, रेवेन्यू को क्या मतलब है, द रेवेन्यू मींस द इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस थ्रू इट्स रेगुलर ऑपरेशंस। जो रेगुलर ऑपरेशन से आपको मिलता है वो रेवेन्यू होता है, और इसी को आप रेवेन्यू रिसिप्ट भी बोलते हो। रेवेन्यू इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट। एक्सपेंसेस क्या होते हैं फिर भैया, एक्सपेंसेस मींस द कॉस्ट इंकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, या फिर मैं बोलूं वही, द एक्सपेंसेस व्हिच आर इंकर्ड इन द नॉर्मल
कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है मेरी जान, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है। एक्सपेंडिचर का एक तीसरा पार्ट भी होता है, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज की क्लास में वो नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप कहोगे कि दो ही है भैया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक और होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बारे में अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक। चलो जी, फिर आता है परचेज, सेल्स एंड रिटर्न्स। परचेजेस का क्या मतलब होता है, सेल्स का क्या मतलब होता है, और रिटर्न्स का मतलब क्या होता है। देखो, परचेज का मतलब आपको लगता होगा कुछ खरीदना, कुछ बाय कर लेना इस परचेजेस। एक बिजनेस के लिए हर चीज का खरीदना परचेजेस नहीं होता। एक बिजनेस के लिए अगर एक बिजनेस कुछ भी खरीदता है कि उसको परचेजेस बोल देंगे, नहीं। अगर वो बिजनेस गुड्स खरीदता है तो उसे परचेजेस बोलोगे। क्या बोला मैंने, परचेज ऑफ गुड्स दैट आर टू बी सोल्ड, या फिर जिनसे आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे उन्हें आप क्या बोलोगे मेरी जान, परचेजेस बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक शूज की दुकान है, मैंने जूते खरीदे 1 लाख के सेल करने के लिए, कि अपनी दुकान के अंदर माल डालने के लिए, तो वो क्या है, मेरा परचेजेस है। मैंने एक एसी खरीद लिया तो उसे आप परचेजेस नहीं बोलोगे। क्या मेरी बात समझ आई? खर्चा है, एसी खरीदना भी खर्चा है, जूते खरीदना भी खर्चा है, लेकिन जूते खरीदने को आप परचेजेस बोलोगे क्योंकि वो गुड्स का खरीदना है, और गुड्स का मतलब होता है द फिजिकल आइटम्स व्हिच आर मेंट टू बी सोल्ड, जिनको आप बेचना चाहते हो। एसी को मैं बेचना नहीं चाहता हूं तो उसे मैं परचेजेस नहीं बोलूंगा। क्या मेरी बात समझ आई? यही एक इलेक्ट्रिसिटी की दुकान ने एसी खरीद लिया होता तो वो उसको क्या बोलता, परचेजेस, क्योंकि उसका पर्पस होता है उसको बेचना है। समझ आ रही मेरी बात? तो परचेजेस क्या बोलोगे, हर चीज को परचेजेस, हर चीज के खरीदने को परचेसेस नहीं कहते, बल्कि किसे कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के खरीदने को, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के खरीदने को परचेसेस कहते हैं, ठीक। जिनका यूज क्या करोगे आप, या तो उन्हें बेच दोगे या उनसे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करोगे। फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको कई बार रॉ मटेरियल्स लेने पड़ते हैं, तो रॉ मटेरियल को खरीदने को भी आप क्या बोलते हो बेटा, परचेसेस बोलते हो। गुड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे हम अगली क्लास में, स्टॉक के अंदर क्या क्या आता है, कैसे कैसे, सब बात करेंगे। अच्छा, परचेसेस रिटर्न क्या होगा? बहुत आसान। परचेसेस रिटर्न क्या होगा, उल्टा। जो खरीदा हुआ सामान है अगर वो वापस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका परचेसेस रिटर्न हो जाएगा। परचेज का मतलब क्या होता है, गुड्स खरीदना, गुड्स को वापस करना इस परचेज रिटर्न। सिमिलरली सेल्स क्या होता है? सेल्स का मतलब होता है गुड्स को बेचना। हर चीज का बेचना सेल्स नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का बेचना क्या होता है, सेल्स होता है। मेरी जूते की दुकान है, मैंने शूज सेल करे तो वो मेरी सेल्स है। लेकिन अगर मैंने मेरा पुराना एसी बेच दिया, पुराना फर्नीचर बेच दिया, तो उसे मैं सेल्स नहीं बोलूंगा। हालांकि उससे रिसिप्ट उससे भी होगी, लेकिन उसे सेल्स हम नहीं बोलेंगे। अपने दिमाग में डाल के रख लो, सेल्स एंड परचेजेस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स, और किसी चीज के लिए आप इन्हें यूज नहीं करते हो। तो सेल ऑफ गुड्स भी क्या होंगे मेरे बेटा, आपका सेल्स बोलेंगे। सेल्स रिटर्न क्या होंगे, जो भी आपने गुड्स बेचे हैं अगर वो रिटर्न आ जाए तो उन्हें आप क्या बोलते हो, सेल्स रिटर्न बोलते हो। आई होप आई एम क्लियर टू यू। चलो, लास्ट आती है 4 स्पेशल आइटम्स। मैं थोड़ा जोर लगाऊंगा इन पे, थोड़ा टाइम लगाऊंगा इन पे, एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि पूरी अकाउंटेंसी की जर्नी में, वेदर क्लास 11th, वेदर क्लास 12, वेदर सीए, वेदर सीएफए, वेदर एसीसीए, वेदर बीकॉम ऑनर्स, वेदर एमकॉम, किसी मर्जी लेवल पे पर चले जाना, इन चारों आइटम्स को हर बंदा अलग से ट्रीटमेंट करवाता है। हर कॉन्सेप्ट में इन चारों का थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मुश्किल नहीं है आइटम्स, लेकिन इनकी नेचर समझनी जरूरी है, ये होती क्या है ये समझना जरूरी है, ठीक। सो मेरी जान, पहली चीज मैंने लिखी आपके सामने, लिखी है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या लिखी? प्रीपेड एक्सपेंस। अब नाम से समझ आता होगा, प्रीपेड तो भैया मोबाइल रिचार्ज करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, हम पैसे पहले दे देते हैं, रिचार्ज अगले महीने का होता है, इसे हम प्रीपेड बोलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब अकाउंटेंसी में क्या है, यही होता है, ऐसे खर्चे जिनकी पेमेंट तुमने पहले कर दी, फायदा अगले साल में मिलेगा। ध्यान रखना, ये मैं सोचना कि अगले महीने, अगले साल मिलेगा, अगले अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। एक्सपेंसेस incurred in this year but are to be paid in the expenses that are paid in this year which is advance, जिसके फायदे आप अगले साल में लेने वाले हो। चलो डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है। This means the business has paid in advance for an expense that belongs to the नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा खर्चा जो तुमने पहले ही कर दिया, फायदा आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। करेक्ट डेफिनेशन इज जिसका फायदा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा, ठीक है।
एग्जाम्पल बताओ, शायद कुछ समझ आ रहे भैया। सुनो, मैं कहता हूं कि 1 अप्रैल से 2026 से 31 मार्च 2027 तक का साल है। सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक। मैं मंथली रेंट पे करता हूं अपने ओनर को। कितना? मेरा मंथली रेंट कितना है मेरी जान? 2000 पर मंथ, ठीक, 2000 पर मंथ। मैंने क्या करा, 1 अप्रैल 2026 को 2000 दे दिए। 1 अप्रैल का मई आता है, 1 मई को भी 2000 दे दिए, जून को भी 2000 दे दिए, जुलाई को भी 2000 दे दिया, ऐसे 2000 देता रहा। फिर मैंने क्या करा, 1 जनवरी 2027 को मेरे पास बहुत पैसे आ रहे थे, मेरे पास बहुत पैसे आ रहे थे, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा ये लो भैया, ये लो भैया, आप पकड़ो 12,000 रुपए, आप पकड़ो 12,000 रुपए। मैंने दिसंबर 2027 तक का सारा रेंट दे दिया है। 1 जनवरी 2027 को बोला कि भैया पकड़ो 12,000 रुपए। आप मुझे बताओ प्रीपेड रेंट कितना है, प्रीपेड रेंट कितना है, या प्रीपेड एक्सपेंस कितना है। अब जो बच्चा बोलता है 12,000 आचे, तू गलत है। तू देख अगले अकाउंटिंग पीरियड से 12,000 में से तेरा साल खत्म होना है 31 मार्च 2027 को। अपना साल कब खत्म होना है? 31 मार्च 2027 को। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने आपने 12,000 दिया, 6 महीने का रेंट दिया। इनमें से 3 महीने जन, फेब, मार्च तो इसी साल के हैं, तो 6,000 तो इसी साल का हुआ। बाकी बचा जो 6,000 वो है प्रीपेड रेंट। तो इसके अंदर प्रीपेड रेंट कितना है मेरे बेटा? 6,000। कैसे पता चला सर? ऐसे पता चला कि जो 12,000 एडवांस दिए 1 जनवरी को दिए, 1 जनवरी के बाद 3 महीने तो अभी इसी अकाउंटिंग ईयर के पड़े हैं, तो वो तो इसी में यूटिलाइज हो जाएगा। बाकी बचा जो रेंट है वो प्रीपेड है, जो अगले साल से रिलेटेड है, तो 6,000 यहां पे प्रीपेड है। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। ठीक है जी, ये आपको बहुत जरूरी पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है जी, थोड़ा सा छोटू कर देते हैं ताकि हम और सामान लिखें। चल अगला देखो, लिखा भी इफ यू पे रेंट फॉर अप्रैल इन मार्च। ये गलत है, ये गलत है, ये मत पढ़ना। ठीक है, आई एम सो सॉरी। जो मैंने एग्जांपल दिया दैट इज द करेक्ट एग्जांपल। ये होता क्या है, पहली चीज मतलब समझ आया। दूसरी चीज ये होता क्या है, इसकी नेचर क्या है। जब भी हम नेचर ऑफ अकाउंट पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि वो चीज मेरी एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, रिवेन्यू है या कैपिटल है। जब भी नेचर की बात करते हैं राजे, हम इन 5 चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूं। जब भी मैं आपसे पूछूं नेचर क्या है किसी चीज की, तो आप 5 चीजें बोलोगे कि भैया वो एक्सपेंस है, वो रिवेन्यू है, वो एसेट है, वो लाइबिलिटी है या वो कैपिटल है। और 5 का मतलब आपको पता है ना। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के हैं, रिवेन्यू जो इनकम जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की है, एसेट जिनके 3 फायदे हो सकते हैं और हमने उनकी डिटेल्स पढ़ी, करंट, नॉन करंट, फिक्स्ड, टेंजिबल, इंटेंजिबल। लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन लाइबिलिटी में हमने सारा कुछ पढ़ा। ऑब्लिगेशंस टू पे समवन। कैपिटल जो मालिक ने पैसा लगाया। तो जितनी भी चीजें होती हैं इस दुनिया के अंदर, सभी को इन 5 तरीकों की क्लासिफिकेशन में बांटा जा सकता है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ अकाउंटेंसी, वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस मतलब कि खर्चा पहले कर दिया, फायदा कल को मिलेगा, तो इसे आप क्या बोलते हो? अपनी एसेट बोलते हो। उस पर ज्यादा समझ ना रहा हो तो एक बार याद कर लेना, इसे आप क्या बोलते हो? एसेट बोलते हो, क्योंकि कल को आपको इसका पैसे का फायदा मिलने वाला है, तो आप इसे एसेट बोलोगे। अगली चीज आ जाओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है मेरी जान? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। मतलब आपने पूरा साल उनका यूज तो कर लिया लेकिन पे नहीं करा। मैंने पूरा साल जगह यूज तो कर ली बट रेंट अभी तक दिया ही नहीं है, रेंट अभी तक दिया ही नहीं है। उसी एग्जांपल के अंदर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि मैं लगातार 1 अप्रैल 2026 से दिसंबर तक रेंट देता रहा, 1 जनवरी से 31 मार्च तक का रेंट मैंने नहीं दिया, मेरे पास पैसे थे ही नहीं, तो कोई मेरे से पूछा आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हुआ भैया, तो हम कहेंगे इस साल में हमने जैन का नहीं दिया, फेब का नहीं दिया, मार्च का नहीं दिया, 3 महीने का नहीं दिया, 3 × 2 6,000 क्या है मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट है। नेचर क्या होगी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि कल को पैसे देने हैं राजे, जो तूने रेंट पे नहीं करा कल को देने तो पड़ेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की नेचर क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। ठीक है, ठीक है, ये मत पढ़ना। ठीक है, एग्जांपल जो मैंने आपको वो बताया वही यूज करने हैं। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होती है भैया? एक्रूड इनकम होती है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। पैसा कमा तो लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। इसका एक और नाम भी होता है, इसलिए अर्न्ड इनकम। पैसा कमा तो लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, मतलब कि आपने सामान बेच दिया लेकिन अभी पैसे आए नहीं।
आपने सारा साल काम कर दिया लेकिन अभी तक आपको सैलरी मिली नहीं, दीज आर योर एक्रूड इनकम। हमने आपको पढ़ा दिया पूरा साल लेकिन अभी तक आपने फीस दी नहीं, तो ये मेरी क्या है, एक्रूड इनकम। इनकम कमा ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई, कल को रिसीव हो जाएगी, इसीलिए मैं इसे क्या बोलता हूं, एसेट बोलता हूं। फिर आता है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का नाम से मतलब समझ आता होगा, अभी तक काम नहीं करा, पैसे पहले मिल गए। कि आपने कहा सर जी ये पकड़ो जी फीस 20,000 इस साल की, 25,000 अगले साल की, तो 20,000 तो इसी साल की, इसको मैं एडवांस नहीं बोलूंगा, लेकिन जो अगले साल से रिलेटेड है उसे मैं एडवांस बोलूं तो मैं कहूंगा 25,000 मेरे पास एडवांस इनकम आ गई। अगर एडवांस पैसे दे दिए तो कल को मुझे आपका काम करना पड़ेगा, तो वो मेरी क्या हो जाएगी राजे, लाइबिलिटी हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। इसका एक और नाम होता है अनअर्न्ड इनकम, क्योंकि अभी तक कमाया नहीं गया है इसे। तो हमने क्या लिखा, दिस मीन्स इनकम विच हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर विच सर्विसेज विल बी गिवन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ये क्या होती है, इसकी नेचर लायबिलिटी होती है। ये चारों की नेचर आपको अच्छे से रटी होनी चाहिए। अगर मेरे प्यारे बच्चे हो तुम वाकई तुम मुझसे प्यार करते हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये चारों लिखोगे अपने आप से, चारों के नाम और चारों की नेचर अपने आप से लिखोगे, यहां से पढ़ के नहीं लिखना। अब एक बार पढ़ लिया, सुन लिया, अपने आप से कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सच बता रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, आगे की काउंटिंग टर्म्स खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास या ज्यादा से ज्यादा उससे अगली क्लास में इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर देंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो लेक्चर्स में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल ट्राई टू इंप्रूव। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।